महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम अटलांटिक महासागर में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण के लिहाज से तो अहम है ही, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी करंट अफेयर्स में खासकर एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी सेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सारगासम की। ये एक भूरा शैवाल है और अटलांटिक में इसकी एक बहुत बहुत बड़ी पट्टी बन गई है, ग्रेट अटलांटिक सारगासम बेल्ट या जीएसबी। इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं, जैसे हार्मफुल एल्गी जर्नल में छपा एक अध्ययन है, हार्बर ब्रांच ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट का, और सैटेलाइट से मिले ताज़ा आंकड़े भी हैं। हाँ, ये स्रोत काफी जानकारी देते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये सारगासम बेल्ट इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और फिर इसके असर क्या हो रहे हैं पारिस्थितिकी पर, अर्थव्यवस्था पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रेट अटलांटिक सारगासम बेल्ट जीएएसबी आखिर है क्या? मतलब ये शैवाल तो शायद पहले भी रहा होगा अटलांटिक में। हाँ बिल्कुल। देखिए, सारगासम शैवाल कोई नई चीज नहीं है। ये अटलांटिक में, खासतौर पर सारगासो सागर में सदियों से पाया जाता है। सारगासो सागर का नाम ही इसी पर पड़ा है। अच्छा। वो एक अलग तरह का माहौल था, कम पोषक तत्वों वाला पानी, और ये शैवाल वहाँ समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी था, एक तरह का तैरता हुआ जंगल। लेकिन हम आज जिसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रेट अटलांटिक सारगासम बेल्ट, ये कुछ और ही है। ये 2011 के बाद की बात है। 2011 के बाद? हाँ, 2011 के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि पश्चिम अफ्रीका के तट से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक इस भूरे शैवाल का एक बहुत बड़ा लगातार फैलाव दिखने लगा है, और ये पुराने सारगासो सागर वाले इलाके से बहुत अलग और बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा? हाल के आंकड़े क्या कहते हैं? कुछ अंदाजा है इसके फैलाव का? अंदाजा नहीं, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। जैसे मई 2025 के सैटेलाइट चित्र देखिए, उनसे पता चला कि ये बेल्ट 8,850 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। 8,850 किलोमीटर? हाँ, आप सोचिए, ये अमेरिका की चौड़ाई का 2 गुना से भी ज्यादा है। और इसमें वजन कितना? अनुमान है करीब 37.5 मिलियन टन सारगासम। 37 मिलियन टन? ये तो वाकई कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये सिर्फ आकार में नहीं बढ़ा, ये उन जगहों पर पहुंच गया जहां ये पहले इस तरह से नहीं था। बिल्कुल सही। ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये इसके भौगोलिक फैलाव में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये हो क्यों रहा है? अचानक इतना ज्यादा कैसे बढ़ने लगा ये? इसका जो मुख्य कारण अब सामने आ रहा है, वो है समुद्र के पानी में पोषक तत्वों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, खासतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोषक तत्व मतलब जैसे खाद? हाँ, एक तरह से वही। पहले लगता था कि ये शायद समुद्र के अंदर की प्रक्रियाओं से, जैसे अपवेलिंग से या गहरे पानी के मिलने से आ रहे होंगे, लेकिन अब जो सबूत मिल रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं मानवीय गतिविधियों की तरफ। मानवीय गतिविधियां जैसे? कई तरह की हैं। सबसे बड़ा हाथ है खेती से बहकर आने वाले पानी का, जिसे हम कृषि अपवाह कहते हैं। इसमें आजकल की खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद उर्वरक बहुत ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। हाँ, वो तो नदियों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाते होंगे। बिल्कुल। फिर शहरों और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी है, जिसे बिना ठीक से साफ किए छोड़ दिया जाता है। और तो और हवा के जरिए भी पोषक तत्व जमा हो रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल जलाने से। अच्छा, हवा से भी? सारगासम के टिश्यूज में, उसके ऊतकों में नाइट्रोजन की मात्रा 55% बढ़ गई। 55%? हाँ। ये सीधा सबूत है कि जमीन से पोषक तत्व समुद्र में जा रहे हैं और उसे पनपने में मदद कर रहे हैं। ये तो हम जमीन पर जो कर रहे हैं उसका सीधा सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर अटलांटिक के बीच में दिख रहा है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन का और एग्रीकल्चरल पॉलिसी के छुपे हुए असर का बहुत बड़ा उदाहरण है। GS1 और GS3 दोनों के लिए अहम। अच्छा, मैंने अमेज़न नदी के बारे में भी सुना था, उसका भी कोई रोल है? हाँ, अमेज़न नदी का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ना? हाँ। वो बहुत भारी मात्रा में मीठा पानी और पोषक तत्व अटलांटिक में डालती है। खासकर जब अमेज़न बेसिन में बाढ़ आती है तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और ये मध्य अटलांटिक में सारगासम के लिए ईंधन का काम करती है। और जब सूखा पड़ता है तब इसका उल्टा होता है। पोषक तत्व कम पहुंचते हैं तो सारगासम की ग्रोथ धीमी हो जाती है।
ये दिखाता है कि मौसम के पैटर्न, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ये सब भी इसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें जलवायु परिवर्तन का भी एंगल जुड़ जाता है फिर। निश्चित रूप से अमेरिकन के बहाव में ये उतार चढ़ाव दिखाते हैं कि बड़े पैमाने के मौसम पैटर्न जैसे अल नीनो या ला नीना या फिर जंगलों की कटाई का असर, ये सब भी सारगैसम के फैलाव पर असर डाल सकते हैं। तो कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। जमीन से प्रदूषण, नदियों का पानी और बदलता हुआ मौसम, ये सब मिलकर इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुई बढ़ने की बात, लेकिन इसकी नतीजे क्या हैं? क्या ये सारगासम हमेशा से ही एक प्रॉब्लम था? आपने शुरू में कहा था कि ये समुद्री जीवन के लिए जरूरी भी था। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी और उलझ जाती है। देखिए, सारगासम की भूमिका दोहरी है। एक तरफ जब ये कम मात्रा में होता है, खासकर अपने पुराने घर सारगासो सागर में, तो ये वाकई एक तैरता हुआ सुनहरा जंगल जैसा है। सुनहरा जंगल? हाँ, इसे गोल्डन रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहते हैं। ये 100 से ज़्यादा समुद्री प्रजातियों के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी मछलियाँ, केकड़े, झींगे और यहाँ तक कि लुप्तप्राय समुद्री कछुए भी उनके बच्चों के लिए नर्सरी का काम करता है, छिपने की जगह देता है, खाना देता है। तो फिर प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, लाखों टन में, और जब समुद्री धाराएं इसे बहाकर तटों तक ले आती हैं। अच्छा, तटों पर आने के बाद क्या होता है? जब ये भारी मात्रा में तटों पर जमा होता है और सड़ने लगता है, तब ये एक गंभीर समस्या बन जाता है। एक तो ये सड़ने के लिए पानी की ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे डेड जोन बन सकते हैं, जहां पानी में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि समुद्री जीव सांस नहीं ले पाते, मर जाते हैं। और वो बदबू वाली बात? हाँ, वो शायद सबसे बुरा हिस्सा है। सड़ने पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस छोड़ता है। इसमें सड़े हुए अंडे जैसी बहुत तेज गंध आती है। ये गंध से बुरी ही नहीं है, ज्यादा मात्रा में ये इंसानों के लिए जहरीली भी हो सकती है। सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, ये सब हो सकता है। और समुद्री जीवों के लिए तो ये घातक है ही। बाप रे, सड़े अंडे वाली गैस, ये तो सुनने में ही बहुत खराब लग रहा है। तो ये सिर्फ बदबू और सेहत की समस्या है या कुछ और भी? असर और भी गहरे हैं। H2S के अलावा ये सड़न मीथेन गैस भी पैदा कर सकती है, और मीथेन एक बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज्यादा गर्मी रोकती है। मतलब ये क्लाइमेट चेंज में भी योगदान दे रहा है? समुद्र के कार्बन साइकिल को कितना बदल रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज स्टडीज UPSC GS3 में एक नया पहलू जोड़ता है। और उन लोगों का क्या जो इन तटों पर रहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल होता होगा। उनके लिए एक भयानक सपना जैसा है। आर्थिक असर बहुत गंभीर होते हैं। कैरिबियन देश, मेक्सिको, फ्लोरिडा, ये इलाके टूरिज्म पर बहुत निर्भर करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप सोचिए, जो खूबसूरत बीच पर्यटकों को खींचते थे, वो अब कई कई फुट मोटे, सड़ते हुए, बदबूदार शैवाल से ढक जाते हैं। कौन जाना चाहेगा ऐसी जगह? होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल बिजनेस, सबको भारी नुकसान होता है। और मछुआरों का क्या? उन पर भी बुरा असर पड़ता है। ये शैवाल उनके जालों में फंस जाता है, नावों के इंजन खराब कर सकता है और मछली पकड़ने वाली जगहों तक पहुंचना ही मुश्किल बना देता है। और फिर इन तटों को साफ करना, हाँ, वो भी तो एक बड़ा काम होगा। बहुत बड़ा, बहुत महंगा, बहुत मेहनत वाला काम है जो लगातार करना पड़ता है। अक्सर बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, ट्रक, बुलडोजर, जिसका अपना असर भी होता है नाजुक तटीय इकोसिस्टम पर। कई छोटे द्वीपों के पास तो इतने बड़े पैमाने पर सफाई के साधन ही नहीं होते। क्या इससे किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचे को भी खतरा हो सकता है? हाँ, ये भी एक चिंता है। स्रोत में फ्लोरिडा के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जिक्र है। 1991 में सेंट लूसी प्लांट को बंद करना पड़ा था थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि सारगासम इतनी ज्यादा मात्रा में जमा हो गया था कि उसने प्लांट के कूलिंग वाटर लेने वाले पाइपों को ब्लॉक कर दिया था। अब सोचिए, जिस तरह से ये बढ़ रहा है, ऐसी घटनाएं भविष्य में ज्यादा हो सकती हैं। पावर प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं, बंदरगाह, इन सब के लिए खतरा बढ़ सकता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट UPSC GS3 के नजरिए से भी सोचने वाली बात है। ये तो वाकई एक बहुआयामी समस्या है। इकोलॉजी, हेल्थ, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पर असर। अच्छा, एक सवाल और, ये शैवाल अटलांटिक में इतनी दूर तक फैलता कैसे है? पश्चिम अफ्रीका से मैक्सिको की खाड़ी तक कोई चीज इसे धक्का देती है? हाँ, इसमें समुद्री धाराओं का बहुत बड़ा रोल है। अटलांटिक में धाराओं का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। गल्फ स्ट्रीम है, लूप करंट है,
ये बहुत शक्तिशाली धाराएं हैं। ये धाराएं एक तरह से कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। ये सारगासम को उन इलाकों से उठाती हैं जहां पोषक तत्व ज्यादा हैं, जैसे पश्चिम अफ्रीका के पास या अमेज़न के मुहाने के पास, और हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी तक पहुंचा देती हैं। तो ये धाराएं इन्हें एक जगह इकट्ठा भी करती होंगी? हाँ बिल्कुल, खाड़ी में पहुंचकर हवा और धाराओं के असर से ये शैवाल कभी-कभी बहुत घने झुंडों में जमा हो जाते हैं, जिन्हें विंडरोज कहते हैं। ये मीलों लंबी कतारें हो सकती हैं जिनमें शैवाल बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब धाराएं तो प्राकृतिक हैं, लेकिन शैवाल की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ये धाराएं ही समस्या को फैला रही हैं। बिल्कुल सही। परिवहन तो प्राकृतिक है, लेकिन माल इतना ज्यादा हो गया है कि अभी प्राकृतिक परिवहन ही एक बड़ी समस्या बन गया है। वैज्ञानिक इन्हीं धाराओं और सारगैसम के मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। सैटेलाइट डेटा और कंप्यूटर मॉडल से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कब और कहाँ तटों पर पहुंचेगा। इससे शायद थोड़ी तैयारी का समय मिल सके। ये मरीन साइंस और रिमोट सेंसिंग का एक अहम एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समस्या शायद अटलांटिक तक ही सीमित न रहे, इसके असर और दूर तक जा सकते हैं। अभी जो ट्रेंड दिख रहा है और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। जिस तरह पोषक तत्वों का प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन धाराओं और तापमान को बदल रहा है, मुमकिन है कि एक ग्रेट अटलांटिक सारगासम बेल्ट भविष्य में और बड़ा और ज्यादा स्थायी हो जाए। और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा हो सकता है? हाँ, ये भी संभव है। जहां भी ऐसी ही स्थितियां बनेंगी, पोषक तत्वों का प्रदूषण, गर्म पानी, वहां भी ऐसी बड़ी शैवाल ब्लूम की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ये घटना सिर्फ एक लोकल या रीजनल दिक्कत नहीं है। ये शायद हमारे महासागरों में हो रहे बहुत बड़े सिस्टमैटिक बदलावों का एक बहुत साफ और चिंताजनक संकेत है। और ये बदलाव ज्यादातर मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे महासागर कितने जुड़े हुए हैं और कैसे एक जगह का बदलाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें, हमने देखा कि ये ग्रेट अटलांटिक सारगासम बेल्ट कितना विशाल हो गया है, महाद्वीपों जितना लंबा, और हमने समझा कि इसके पीछे मुख्य कारण हैं मानवीय गतिविधियां, खेती, शहरों का गंदा पानी जिनसे निकले नाइट्रोजन और फास्फोरस इसे बढ़ा रहे हैं। अमेज़न नदी और मौसम के पैटर्न भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, और हमने ये भी बात की कि कैसे ये शैवाल जो कभी समुद्री जीवन के लिए जरूरी था, अब तटों पर सड़कर जहरीली गैसें छोड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बना रहा है, पानी में ऑक्सीजन खत्म कर रहा है, और टूरिज्म, मछली पकड़ने वालों और यहाँ तक के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन गया है। और समुद्री धाराएं इसे दूर दूर तक फैला रही हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये टॉपिक कई चीजों को जोड़ता है। ये पर्यावरण शरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का उदाहरण है। GS3 जलवायु परिवर्तन के असर और फीडबैक लूप्स दिखाता है। GS3 समुद्री पारिस्थितिकी, पोषक चक्र और मानव पर्यावरण इंटरैक्शन की बात करता है। GS1 GS3 कृषि नीतियों, शहरी नियोजन से जुड़ा है। GS3 समुद्री धाराएं, रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन है। GS1 GS3 और तटीय इलाकों में इसका प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ता है। GS3 तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये काफी अहम हो सकता है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए कि क्या ये विशाल सारगासम बेल्ट सिर्फ एक क्षेत्रीय परेशानी है, या ये हमारे महासागरों में हो रहे उन गहरे बदलावों का संकेत है जिनका पूरा असर शायद हम अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं? क्या ये, जैसा गांधी जी ने कहा था, हमारी जरूरतें पूरी करने के बजाय हमारे लालच का नतीजा है? संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और प्रदूषण जिसने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया है? और अगर हाँ, तो इसका असर वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु स्थिरता और हमारे समुद्रों के भविष्य पर क्या होगा? हमें उम्मीद है कि सारगासम पर यह चर्चा जानकारी पूर्ण रही होगी। अगर किसी की कोई सवाल हैं या इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और ऐसी ही चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।